Hello dear students, welcome back to our channel. So today we are going to start with our next session, but सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. डन? थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट. So let's start with our today's topic, and that is eukaryotic cell. In our earlier section we studied that what is a prokaryotic cell and what are its different components. Okay, हमने पढ़ा कि prokaryotic cell के अंदर क्या क्या होता है. Alright, now today we are going to understand that what is a eukaryotic cell. और अब आपका जो टेक्स्ट बुक का जितना भी रिमेनिंग चैप्टर है वो पूरा का पूरा यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स को एक्सप्लेन करता है. ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन हमको क्या बताया गया है. ओके, सो पहला पॉइंट क्या है हमारे इंट्रोडक्शन का, दैट यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स विच हैज़ अ डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दीज आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स. मतलब अगर हम सेल को ड्रॉ करें तो अगर ये आपका समझो ये सेल है, यूकैरियोटिक मतलब मल्टी सेल्यूलर सेल होता है. यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर सेल. और हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि यू मतलब डेवलप्ड और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस. तो जब भी हमारे पास कोई सेल है उसके पास जब उसका डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है तो उस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल. ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कम्प्लीटली डेवलप्ड होनी चाहिए और तभी हम इस न्यूक्लियस को कंप्लीट न्यूक्लियस बोल सकते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट हमको क्या बताता है? इट एग्जिबिट्स प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. अब ये पॉइंट का समझ लीजिए अच्छे से कि हमको क्या बताया गया यहाँ पर. यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड है. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर एक मेम्ब्रेन है. अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का खुद का आउटर मेम्ब्रेन है. अगर राइबोसोम है तो राइबोसोम का खुद का आउटर मेम्ब्रेन है. अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस की खुद की आउटर मेम्ब्रेन है. अगर लाइसोसोम की बात कर रहे हैं तो लाइसोसोम की खुद की आउटर मेम्ब्रेन है. बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सारे ऑर्गेनल्स का खुद का आउटर मेम्ब्रेन है. जैसे ये न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन. अब समझिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ, ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी उसका खुद का आउटर मेम्ब्रेन है. अब यहाँ पर अगर मैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी खुद का आउटर मेम्ब्रेन है. इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या होता है? सराउंडेड बाय अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सारे ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड. ओके, अब हमको यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया गया कि कौन कौन से सेल्स ऐसे हो सकते हैं. सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट मतलब क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ओके, सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे अलगे हो गया, फंगस हो गया, तो ये सारे आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. इनको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा. ये आप अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. सो दीज आर द सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट विच कंटेन बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ओके, फिर प्लांट सेल. प्लांट सेल का डायग्राम तो आपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर बहुत कुछ होता है. क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इन सारे मेम्ब्रेन, इन सारे ऑर्गेनल्स के आजू बाजू में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है. सो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ओके, ऑलराइट, दे वैरी इन शेप एंड साइज. यूकैरियोटिक सेल जरूरी नहीं है कि सारे सेल सेम शेप या सेम साइज के हों. हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इतना बड़ा यूनिवर्स है और इतनी सारी डाइवर्सिटी है, मतलब इतनी भिन्नता है हमारे सेल्स में, हमारे ऑर्गेनिजम्स में, तो उनका शेप और साइज सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है सारे यूकैरियोटिक सेल में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, कि यूकैरियोटिक सेल्स का शेप और साइज कॉमन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. शेप और साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन उनके अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉमन है. क्या कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? दे ऑल कंटेन टिपिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. दे कंटेन साइटोप्लाज्म एंड दे कंटेन अदर ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो. ये क्या होता है हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, डिटेल में पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होता है और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं.
सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, राइबोसोम्स तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं तो वो भी मिलेंगे मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, और अ ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस या डेवलप्ड न्यूक्लियस, यू मतलब डेवलप एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो ये था यूकैरियोटिक सेल्स का इंट्रोडक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडलाइन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब अब वन बाय वन, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स पढ़े थे, अब हम यूकैरियोटिक सेल्स के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। टोटल 13 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी डिटेल में है तो हम दो कंपोनेंट करके हर एक लेक्चर में कवर करेंगे। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पर हमको पहला कंपोनेंट जो है सेल वॉल, क्या बताया गया है उसके बारे में, दैट इट इज़ अ रिजिड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा टफ होती है, कठोर, एकदम ठोस होना। सो इट इज़ रिजिड द सेल वॉल, द आउटर सेल वॉल ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। मतलब समझो ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, तो ये यूकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है, आई होप आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस पता है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब अंदर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है, तो इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो एक वॉल है, उस वॉल को हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, तो हम पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम सेल के बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। पहले बाहर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर थोड़े अंदर का, फिर थोड़े अंदर का, फिर एकदम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ऐसे हम एक्सटर्नल टू इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल के सबसे बाहर का स्ट्रक्चर। क्या प्रॉपर्टीज बताई गई हैं हमको सेल वॉल की, दैट इट इज रिजिड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स। ये सेल वॉल का फंक्शन क्या है, आप अपने घरों में वॉल क्यों बनाते हो, ताकि बाहर से कोई भी अनवांटेड गेस्ट आपके घर में ना आ जाए। ओके, प्रोटेक्शन के लिए आप बनाते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म में भी सेल वॉल का क्या काम है, सपोर्ट देना। सेल वॉल जो है वो अंदर के सेल को सपोर्ट देता है। आपको अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपने जेली खाई होगी, वो जो 2 रुपए की आती थी। जेली किसी प्लास्टिक के रैपर के अंदर होती है, रैपर एज इन प्लास्टिक के कवर के अंदर होती है, कुछ ऐसे दिखाई देती थी, है ना, यहाँ पे अंदर जेली होती थी। तो ये जो कवर है, ये कवर क्या करता है, जो आउटर एनवलप है, वो आउटर एनवलप हमारी जेली को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ताकि कोई बाहर का डस्ट पार्टिकल अंदर ना घुस सके। सो द सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर, इट इज सपोर्टिव एंड इट प्रोटेक्ट्स द आउटर द इनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल। ये सेल वॉल कहाँ कहाँ देखने को मिलती है हमको, प्लांट सेल में, फंगस में, प्रोटिस्ट में, लेकिन एनिमल सेल में नहीं। याद रखो ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, कि प्लांट सेल में 2 मेम्ब्रेन है, अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर की सेल वॉल। प्लांट सेल में ये दोनों मेम्ब्रेन है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल में। ओके, आगे पढ़ते हैं। सेल वॉल कौन से कंपोनेंट से बना है, क्योंकि हमको पता है हमारी बॉडी का एक एक चीज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऐसे केमिकल एलिमेंट से मिलाकर बना है। आपने ये अपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। ओके, सो सेल वॉल किस चीज से बना है, अलगे में अगर आप देखें, मतलब अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो अलगे में सेल वॉल किस चीज से बना है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किस चीज से बना है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक ऐसे टाइप का शुगर है जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को मिलाकर बनता है। मतलब ऐसा इमेजिन करो, ये एक ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ऐसे अनलिमिटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमको सेल्यूलोज मिलता है। क्या मिलता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज ये सबसे टफेस्ट पॉलीसैकेराइड है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे टफेस्ट शुगर है। ये सेल्यूलोज आपकी बॉडी के एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मतलब जब आप हरी भाजी खाते हो, पालक वगैरह, तो उसमें बहुत सारा सेल्यूलोज होता है और वो सेल्यूलोज इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता है। जो आपका प्लांट होता है ना, बड़ा सा ट्री होता है, तो ट्री की जो बाहर की लेयर होती है, जो ब्राउन कलर का छिलका होता है ट्री का, उसमें भी बहुत सारा सेल्यूलोज और लिग्निन प्रेजेंट होता है। ओके, तो बेसिकली ये जो सेल्यूलोज है ये बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा टफ होता है, इट इज़ नॉट इजीली डाइजेस्टिबल। ओके, ऑलराइट। सो अलगे किस किस चीज़ से बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज,
Galactans means sugar, different types of sugars. Mannans, again different types of polysaccharides, मतलब अलग अलग शुगर से, कभी ग्लूकोज से, कभी ग्लूकोज लैक्टोज से, कभी गैलेक्टोज लैक्टोज से, कभी सुक्रोज लैक्टोज से, ऐसे बहुत सारे अलग अलग शुगर यूनिट से मिलके हमारे सेल का सेल वॉल बनता है। बेसिकली शुगर यूनिट क्या करता है, दो चीज़ करता है, एक तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा वो उसके बॉन्ड्स इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि चाह कर भी ये सेल वॉल ब्रेक नहीं होगा। ओके तो प्रोटेक्शन भी मिलती जाती है, एनर्जी प्लस प्रोटेक्शन, इसीलिए सेल वॉल शुगर से बनता है। ओके सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड अदर मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ओके सो ये अलगे में हो गया कि अलगे का सेल वॉल ऐसे बनता है। अगर अदर प्लांट्स का सेल वॉल देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, द प्लांट सेल वॉल्स आर जनरली मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, मतलब सेल्यूलोज का ही एक दूसरा फॉर्म जिसमें कुछ ग्लूकोज होंगे और कुछ अलग शुगर फॉर्म होंगे। पेक्टिन इज नथिंग बट इट इज अ शुगर विच कंटेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट, मतलब शुगर और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन इज पेक्टिन। ओके देन इट ऑल्सो कंटेन्स लिपिड्स, लिपिड इज नथिंग बट फैटी एसिड, और फैटी एसिड क्या करेगी, मेम्ब्रेन को मोटा बना देगी ताकि बाहर से आने वाला ऑर्गेनिज्म पहले ही दूर हो जाए। अगर आपका सेल वॉल मोटा रहेगा, रिजिड रहेगा, तो ऑब्वियसली इट विल प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन। ओके सो द सेल वॉल ऑफ प्लांट कंटेन हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या काम है, प्रोटीन्स प्रोवाइड अमीनो एसिड्स एंड इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल, क्योंकि नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके ऑलराइट, माइक्रोफाइब्रिल्स of plant cell wall show presence of cellulose। प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, ये प्लांट समझो, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो ये सेल वॉल है, आउटर सेल वॉल है, वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स मतलब छोटे 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 फाइबर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ओके माइक्रोफाइब्रिल्स मीन्स स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो दीज माइक्रोफाइब्रिल्स they contain cellulose and this cellulose is responsible for rigidity। मैंने आपको यहाँ पर ही बताया कि सेल्यूलोज क्या होता है, ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके सेल्यूलोज बनाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। और इतने सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे सेल की रिजिडिटी बढ़ जाएगी। रिजिडिटी मतलब उसका आउटर मेम्ब्रेन एकदम टफ हो जाएगा, बाहर का कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। ओके ऑलराइट, सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल आर, जो दूसरे कंपोनेंट्स है सेल वॉल के वो क्या हैं, सिलिका, इट इज प्रेजेंट इन ग्रास स्टेम। आपको जो ग्रास, गार्डन ग्रास होती है उसकी स्टेम में आपको सिलिका दिखाई देगा। क्यूटीन इज नथिंग बट वैक्सी लेयर। ओके इट इज अ वैक्सी सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द लीफ। आपने बहुत बार देखा होगा, पत्ता जो होता है, कोई भी पत्ता, पीपल का, नीम का नहीं, पीपल का या फिर बैनियन ट्री, व्हाटएवर यू कॉल, तो उसका जो पत्ता होता है ना, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। लोटस लीफ अगर आपने देखी होगी तो आप उसके ऊपर जब वाटर का ड्रॉप रखते हो तो वो ड्रॉप एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो ड्रॉप वैसे का वैसा ही एड्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब नहीं होता है, एड्जॉर्ब होता है। क्यों एड्जॉर्ब होता है, मतलब वो सोखता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ना एक ऑयली लेयर है। वो जो ऑयली लेयर है उसको हम बोलते हैं क्यूटीन। आपने अगर क्रेयॉन्स यूज़ किए हैं, ऑयल क्रेयॉन्स, तो ऑयल क्रेयॉन करने के बाद आपने ना कभी वाटर कलर करके ट्राई करो, आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी आपने ऑयल से, क्रेयॉन से कलर किया है उसके ऊपर वाटर कलर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑयल और वाटर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये क्यूटीन लेयर जो होती है, इट इज प्रेजेंट इन एपिडर्मल। एपिडर्मल मीन्स आउटर वॉल ऑफ लैंड प्लांट्स। जो जमीन में जो प्लांट्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, उनके आउटर वॉल पे ये क्यूटीन प्रेजेंट होती है ताकि ज़्यादा पानी मिलने की वजह से वो लीफ सड़ ना जाए। इसीलिए वो पत्तों के ऊपर क्यूटीन होती है कि पानी अगर आ भी रहा है तो वो पानी रिपेल हो जाएगा, थोड़े टाइम रहेगा फिर उसके बाद चला जाएगा, पत्ते के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? सो क्यूटीन इज लाइक ऑयली लेयर। ओके, देन कम्स सुबेरीन। सुबेरीन इज अगेन अ शुगर विच इज प्रेजेंट इन द एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट। आपका जो रूट होता है, रूट के अंदर की तरफ, समझो अगर ये हमारे प्लांट का रूट है तो रूट के इनर लेयर में यहाँ पर सुबेरीन प्रेजेंट होगा। ये सुबेरीन क्या करेगा, हमारे रूट को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, उसको टफनेस प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सुबेरीन।
Then next comes wax. Again, wax is similar to cutin, which provides repellent against the water. And then is lignin. Lignin is again अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड. मतलब लिग्निन एक ऐसे टाइप का पॉलीसैकेराइड है जो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है बिकॉज इट कंटेन्स ग्लूकोज एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल वॉल. ओके, सो दीज आर सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल. जैसे कि हमने बोला कि सब सेल्स का शेप और साइज अलग अलग होता है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स सेम होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स वेरी करते हैं. सो दीज आर सम कंपोनेंट्स विच आर फाउंड इन सम प्लांट सेल्स. ओके, ऑल राइट. इट गिव्स शेप टू द सेल. ये सारे कंपोनेंट्स क्या करेंगे, हमारे सेल को कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप देंगे. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन. मतलब ये इतने टफ होते हैं कि बाहर से कोई भी मैकेनिकल इंजरी इनको तोड़ नहीं सकती. नहीं तो मालूम पड़ा कि हल्की सी भी हवा चली और हमारा प्लांट टूट गया. ऐसा नहीं होता है ना, प्लांट टूटता नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए वो मुड़ जाता है. सो ये रिजिडिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है प्लांट को, उसके सेल वॉल से. अंडरस्टूड. आगे पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में. ओके, सो नाउ दीज आर द फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सेल वॉल. हमको क्या बताया गया है, दैट द सेल वॉल कंटेन्स 3 layers. ओके, इन प्लांट्स द सेल वॉल शोज प्रेजेंस ऑफ 3 layers एंड दैट इज मिडल लैमेला, primary wall and secondary wall. Okay, so let's have a look that what are these structures. Okay, अभी देखो यहाँ पर आपको मैंने डायग्राम दिखाया है. पहले डायग्राम समझ लो तो बाकी का चीज़ आप ऑटोमेटिकली समझ लोगे. हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं. सेल वॉल मतलब सबसे बाहर का स्ट्रक्चर. तो सबसे बाहर का जो सेल वॉल है वो 3 लेयर से बना है. समझो ये तुम्हारा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल. ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. मतलब आउटर लेयर, फिर मिडल, मतलब ये मिडल लेयर, फिर इनर लेयर और फिर और एक इनर लेयर. सो दिस विल बी योर मिडल लैमेला, दिस इज प्राइमरी वॉल एंड दिस इज सेकेंडरी वॉल. तो उसको यहाँ पर हमको जूम करके दिखाया गया है. ओके, हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. तो सेल वॉल में जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होता है दैट इज नॉन एज मिडल लैमेला. ये मिडल लैमेला जो होता है इट इज़ कंपैरेटिवली थिन एंड इट लाइज बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स. क्योंकि आपको भी पता है कि सेल वॉल कैसे बनता है. ये जो पूरा वॉल बना है, ऐसे बहुत सारे सेल्स एक साथ आए होंगे तभी ये सेल वॉल बना है, राइट. मतलब ऐसे कंटिन्यूअस मल्टीपल सेल्स एक साथ अरेंज होते हैं तब जाके एक वॉल बनता है. तो ये मिडल लैमेला कहाँ प्रेजेंट होता है, ये 2 सेल के बीच में प्रेजेंट होता है. दिस मिडल लैमेला जो इसको हमने इतना बड़ा करके बनाया है, इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस. दिस इज़ 1 सेल, दिस इज़ अनदर सेल और इनके बीच में जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज मिडल लैमेला. What is the function of this middle lamella? It is thin and it lies between 2 adjacent cells. 2 adjacent cell के बीच में ये middle lamella present होता है. It is the first structure formed from cell plate during cytokinesis. आपने अपने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब 2 सेल अलग होते हैं, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन. समझो ये तुम्हारा एक सेल है, ये सेल जब डिवाइड होगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा. ऐसे मतलब 2 सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है. और फाइनली ये 2 सेल जब बन जाएंगे तो जो सबसे पहला लेयर बनेगा, ये जो दोनों सेल्स डिवाइड हुए हैं तो ये जो मिडल लेयर बना है ना, दिस मिडल लेयर इज नोन एज मिडल लैमेला. सो इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे जो सबसे पहला लेयर बना दैट इज मिडल लैमेला. इट इज मेनली मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट्स. ये मिडल लैमेला कौन से कंपोनेंट से बनता है, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पेक्टेट. मतलब अलग अलग टाइप का प्रोटीन और शुगर इन्वॉल्व है. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर देखें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है. क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करेगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो 2 सेल्स है ना, इनके बीच में ये जो मिडल लैमेला प्रेजेंट है, इन मिडल लैमेला के बीच में ना होल्स प्रेजेंट होते हैं. ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ. समझो ये तुम्हारा मिडल लैमेला है, तो ये मिडल लैमेला के बीच में ना यहाँ पर ऐसे होल्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पर एक सेल अरेंज्ड है, यहाँ पर दूसरा सेल अरेंज होगा. तो ये होल के थ्रू ये सेल अपना मटेरियल मिडल लैमेला में भेजेगा और मिडल लैमेला से यहाँ पर जाएगा. मिडल लैमेला का हम प्लाज्मोडेस्माटा भी बोल सकते हैं, इसके बारे में अभी बताऊंगी मैं. तो मिडल लैमेला समझ में आया आपको. मिडल लैमेले मतलब क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, एक पतली सी लेयर. 2 सेल के बीच में जो एक पतली सी लेयर प्रेजेंट है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, इन दोनों सेल के बीच में ये जो पतली सी लेयर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज मिडल लैमेला.
Okay, it is softening of ripe fruit is due to solubilization of pectin. आपका जब भी कोई फ्रूट एकदम पक जाता है, एकदम राइप हो जाता है, जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लो या बनाना का एग्जांपल ले लो, जब ये फ्रूट्स एकदम पक जाते हैं तो एकदम नरम नरम हो जाते हैं। वो नरम नरम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके सेल वॉल में जो पेक्टिन प्रेजेंट है, ये पेक्टिन धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लग जाता है, बिकॉज दिस पेक्टिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। और जब ये एंजाइम्स के कांटेक्ट में आएगा तो पेक्टिन ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, और जब पेक्टिन ब्रेक डाउन होगा तो वो सॉल्युबलाइज होने लग जाएगा। अंडरस्टूड अबाउट मिडल लैमेला? सो दिस इज द मिडल लैमेला विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स। हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, दो सेल्स के बीच का जो लेयर है दैट इज मिडल लैमेला। नाउ कम्स द सेकेंड लेयर दैट इज प्राइमरी वॉल। अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? प्राइमरी वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो, मिडल लैमेला जहाँ पर खत्म होता है, मिडल लैमेला के नीचे से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तक का स्ट्रक्चर, ये जो मिडल स्ट्रक्चर है ना, दिस एंटायर मिडल स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी वॉल। क्या बोलते हैं हम इसको? प्राइमरी वॉल। अब आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने कहीं पर भी सेकेंडरी वॉल लेबल नहीं किया है, ये लेबलिंग नहीं की है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वॉल ही जब मैच्योर हो जाती है तो आगे जाके सेकेंडरी वॉल बन जाती है। मतलब अगर मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊं तो इसका डिफरेंस कैसा है? ये वैसी होगा जैसे जब आपका प्लांट छोटा होता है, पौधा जब छोटा होता है तो उसकी स्टेम ग्रीन होती है, लेकिन जैसे जैसे वो प्लांट ट्री बनने लग जाता है तो उसकी स्टेम अपने आप ट्रंक में कन्वर्ट हो जाती है। जो पहले पतली सी स्टेम थी, जो पतली सी टहनी थी, अब वो ब्रांच बन गई है, ट्रंक बन गई है। अंडरस्टूड? तो कुछ नया नहीं आया, जो पहले ओरिजिनल था, जो यंग था, अब वो ओल्ड हो गया, तो उसके थोड़े से स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए। तो प्राइमरी वॉल जब ग्रो होना स्टॉप हो जाता है तो वो सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, विकसित हो जाना, वही चीज़ हमको यहाँ दिखाई देती है। सो पहले प्राइमरी वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं, ये मैं मिटा देती हूँ। ओके, अब प्राइमरी वॉल के बारे में हमको क्या बताया गया है? इन यंग प्लांट सेल इट इज़ केपेबल ऑफ ग्रोथ। जब प्लांट सेल्स यंग होते हैं तो प्राइमरी वॉल कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाती है, क्योंकि प्राइमरी वॉल जब ग्रो होगी तभी आगे जाके प्लांट ग्रो होगा, और प्लांट ग्रो होगा तभी हमको स्टेम और ट्रंक मिलेंगे। ठीक है? सो प्राइमरी वॉल हमको यंग प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाती है, एंड इट इज़ लेड इनसाइड टू मिडल लैमेला। ये प्राइमरी वॉल कहाँ पर प्रेजेंट है? मिडल लैमेला के अंदर प्रेजेंट है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है। इट इज़ द ओनली वॉल सीन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मीसोफाइल, पिथ एटसेट्रा। मतलब प्राइमरी वॉल हमको कहाँ पर देखने को मिलती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? आप इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है? अब मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होंगे उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है, क्योंकि अगर वो सेल्स ज़्यादा परमानेंट हो गए तो फिर वो डिवाइड होने में प्रॉब्लम देंगे। ठीक है? जो सेल्स टेम्पररी हैं, जो सेल्स कंटिन्यूअस डिवीजन कर रहे हैं, तो उनका सेल वॉल हमको ज़्यादा थिक नहीं करना है। तो प्राइमरी वॉल हमको कहाँ देखने को मिलती है? टेम्पररी सेल्स में, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो कंटिन्यूअस डिवाइड होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ही यही है, द सेल्स विच डिवाइड कंटिन्यूअसली। और जो सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स अ सेल विच डिवाइड्स कंटिन्यूअसली। तो प्राइमरी वॉल हमको कहाँ देखने को मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज प्रेजेंट इन मीसोफाइल ऑफ द सेल्स। आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में लीफ का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा मीसोफाइल करके सेल्स होते हैं। मतलब ऐसा कुछ सेल्स होता है, ऐसे मीसोफाइल, और इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। नहीं भी पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे। तो मीसोफाइल करके कुछ सेल्स होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर भी आपको प्राइमरी वॉल देखने को मिलेगी। और पिथ का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ तो ऑरेंज तो सबने खाया होगा। ऑरेंज के ऊपर वो जो वाइट कलर का धागा होता है, रस्सी जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग, जो निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, दैट वाइट कवरिंग इज नोन एज पिथ। और वो पिथ क्या है? वो आपकी प्राइमरी वॉल है। क्या है वो? आपकी प्राइमरी वॉल, जो सबसे ज़्यादा मौसम्बी में देखने को मिलती है। ओके, ऑल राइट। So if you want to see the structure of the primary wall, see it is shown over here in detail. Primary wall में क्या क्या आता है? Primary wall contains pectin, it contains cellulose microfibril, जो हमने अभी पीछे बात किया था कि cellulose microfibril के वजह से हमारे सेल वॉल को rigidity मिलती है। ये देखो ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनके वजह से हमारा सेल वॉल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। So this is cellulose microfibril which is present in primary cell wall.
और ब्लू कलर का पेक्टिन है, ऑरेंज कलर का हेमीसेल्यूलोज है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स मिलके प्राइमरी वॉल बनाते हैं। ओके, अब जब प्राइमरी वॉल की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी तो क्या मिलेगा हमको? सेकेंडरी वॉल। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये और ये अलग अलग लेयर नहीं है, ये लेयर ग्रो होगी होगी होगी, इसकी ग्रोथ जब स्टॉप हो जाएगी तो इसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी वॉल। मतलब जब यंग है तो प्राइमरी वॉल, और जैसे इसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई तो अब ये बन गई सेकेंडरी वॉल। ओके, ऑल राइट। सो सेकेंडरी वॉल क्या बताया हमको? इट इज प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल। वंस इनर मतलब प्राइमरी वॉल का नीचे वाला स्ट्रक्चर जो ओल्ड स्ट्रक्चर होते जा रहा है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है दैट इज प्राइमरी, दैट इज यंग, और नीचे वाला स्ट्रक्चर जो ओल्ड होते जा रहा है दैट इज सेकेंडरी वॉल। सो इट इज प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल। वंस द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल, इसका मतलब होता है प्राइमरी, ये जो मैंने 1 डिग्री लिखा है ना, इसका मतलब होता है प्राइमरी। सो वंस द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल स्टॉप्स, एक बार जब प्राइमरी वॉल की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, सेकेंडरी वॉल इज लेड। लेड मीन्स सेकेंडरी वॉल का ग्रोथ इज स्टार्टेड। ठीक है, मैं कब से यही बोल रही हूँ कि जब प्राइमरी वॉल की ग्रोथ रुक जाएगी तब सेकेंडरी वॉल बनना स्टार्ट होगा। At some places where thickenings are absent, pits are formed. अब कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा कि ये जो वॉल है ये कंटिन्यू नहीं होती है। मतलब समझो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सपोज दिस इज द सेल एंड दिस इज द सेल वॉल। अब कहीं कहीं पर आपको ये सेल वॉल ऐसे दिखाई देगी, मतलब कहीं कहीं पर एकदम पतला लेयर हो जाएगा, ऐसे कहीं कहीं पर ऐसे वीक लेयर आपको दिखाई देगी, वॉल की जो थिकनेस है वो पतली हो जाएगी। तो जहाँ पर ये लेयर वीक हो जाती है वहाँ पर ऐसे होल्स फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म हो जाते हैं? पिट्स। पिट्स मतलब खड्डे, छोटे छोटे होल्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये होल क्या करते हैं? ये हमारे सेल को अंदर से कोई भी मटेरियल बाहर या बाहर से कोई भी मटेरियल अंदर, मतलब इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये है पिट्स का सिग्निफिकेंस। अब ये देखो, ये प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में क्या बताया गया है? इट इज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज between neighboring cells. It shows pores between cell wall and middle lamellae. ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना, ये प्लाज्मोडेस्माटा समझो ये एक सेल है, ये सेल है और ये सेल है, इनके बीच में मिडल लैमेला प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो मिडल लैमेला है जो ऐसे दिखाई देगा, इस मिडल लैमेला में यहाँ पर एक होल है और यहाँ पर एक होल है, ऐसे मिडल लैमेला का लेयर है। और ये हमारे सेल वॉल का दूसरा सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मिडल लैमेले प्रेजेंट है। ओके, अब या इसके साइटोप्लाज्म से मटेरियल निकल रहा है और इसके साइटोप्लाज्म में जा रहा है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो रहा है, तो जिस ब्रिज की वजह से कनेक्ट हो रहा है उस ब्रिज को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल के अंदर का जो लिक्विड है दैट इज साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का जो लिक्विड है व्हाट इज दैट? साइटोप्लाज्म, मतलब प्लाज्मा। So one plasma is in contact with another cell's plasma with the help of a bridge, and that bridge is known as plasmodesmata. Understood? I hope that the diagram is clear to you and all the explanation that we did over here is clear to you. यहाँ पर ये देखो, इधर तक आपका सेल वॉल है, ये मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। मतलब हमने क्या बोला था कि हम सेल वॉल के सबसे बाहर की लेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर। तो हम सबसे पहले बाहर के लेयर के बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सिर्फ थोड़ा सा देख लो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स बाय लिपिड। लिपिड की 2 मेम्ब्रेन से बनती है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ये कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लिपिड लेयर्स। देखो ऐसा कुछ दिखाई देता है, ये लिपिड की एक मेम्ब्रेन और ये लिपिड की दूसरी मेम्ब्रेन, ऐसे डबल लेयर से बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बीच बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, तो ये है उसके प्रोटीन हेड्स। अंडरस्टूड? इसके बारे में और डिटेल में वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट सेशन। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट द लेक्चर वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू। जितना भी हमने डिस्कस किया आई होप दैट कि आपको वो समझ में आया होगा, दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको आज के सेशन में या प्रीवियस कोई भी सेशन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, देन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन आवर कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, वी विल बी मोर देन हेल्पफुल, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन सॉल्विंग योर क्वेरीज। ऑल राइट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पर हिट करना ना भूलें। ऑल राइट,
Please mention your views in our comment section and share these videos with your friends as much as possible. Let's spread the knowledge. Okay? And if you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon.